नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हमने एक बहुत ही स्पेशल मेहमान को अपने पास बुलाया है। मिस्टर प्रिंस मित्तल जी सीए साहब हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। ये इनकम टैक्स की स्क्रूटनी के केसेस ही देख रहे हैं पिछले 15 सालों से एंड आई नो हिम पर्सनली, हिज नॉलेज इज इम्पेकेबल। तो आज मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर इनकम टैक्स के नोटिस बहुत इशू हो रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडर्स को, तो इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान मेरे सब्सक्राइबर्स को और मेरे दोस्तों को भी दें। ओवर टू यू प्रिंस जी, आइए, मोस्ट वेलकम है। ओवर टू यू सर। थैंक्स राहुल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल। एंड जो ये आज के टाइम पे नोटिस आ रहे हैं 143(2) के क्रिप्टो के ऊपर, बहुत क्रूशियल नोटिस हैं। नोटिस को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये नोटिस है क्या, फिर मैं आपको इस यूट्यूब में बताऊंगा कि कैसे इसको हैंडल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं, इसके बाद क्या होगा और वर्स्ट केस में क्या हो सकता है और अच्छे केस में आ सकता है। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम ये चीज सीखने वाले हैं। सो पहले समझते हैं 143(2) है क्या। सो 143 इनकम टैक्स का वो सेक्शन है दोस्तों जो आपके टैक्स ऑफिसर को एक पावर देता है आपकी इंफॉर्मेशन आपसे निकालने के लिए। लेट्स से आपने कोई भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, उस रिटर्न फाइलिंग में ऑफिसर को लगता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए आपको ऑफिसर्स आपको नोटिस भेज सकता है। वो रीजन कुछ भी हो सकते हैं। आपने अपनी इनकम को कम दिखा रखा है, आपने अपने एक्सपेंस को ज्यादा क्लेम कर रखा है, आपने कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कर रखी है, लाइक कोई भी क्रिप्टो में बहुत ट्रेडिंग किया हुआ है, कोई कैश डिपॉजिट किया हुआ, कुछ भी किया हुआ है जो उसको लगता है सस्पिशियस है, उसके अंदर वो आपको नोटिस भेज सकता है। सो 143(2) इनकम टैक्स ऑफिसर को एक पावर है आपकी चेकिंग करने के लिए, राइट। सो हम समझते हैं कि आपने 143(2) इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, राइट। सो पहले क्या होता था, मैं 2 साल पुरानी बात करूं, पहले 143(2) मैनुअल आपके पास आता था आपके एड्रेस के ऊपर। हम उस एड्रेस के उसके नोटिस लेके हम जाते थे ऑफिसर के पास, पेपर सबमिट करते थे, और आपका जो लोकल जुडिक्शन है, जो आपके पास में आपका इनकम टैक्स ऑफिस है, वहां पे सारी कंप्लीट असेसमेंट होती थी। बट अब बीजेपी गवर्नमेंट ने स्पेशली क्या किया है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कंप्लीट प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, उसको कंप्लीट फेसलेस बना दिया है। मतलब फेसलेस का मतलब क्या है, फेसलेस का मतलब है कि आपके ऑफिसर को नहीं पता आप कहां पे हो, आपको नहीं पता आपका ऑफिसर कहां पे है। एग्जांपल लेते हैं, हमारे एक एसएससी का कॉल आया हमारे पास, वो मुंबई से था। अब उसका ऑफिसर मे भी हो सकता है तमिलनाडु बैठा हो, मे भी हो सकता है दिल्ली बैठा हो, मे भी हो सकता है राजस्थान बैठा हो। सो ऑफिसर को नहीं पता आप कहां पे हो, आपको ये नहीं पता आपका ऑफिसर कहां पे। सो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं नेशनल फेसलेस असेसमेंट यूनिट, राइट। सो अब पूरा का पूरा प्रोसेस ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ऑनलाइन प्रोसेस है ये वाला। हम आगे बढ़ते हैं। अब प्योरली मुझे बुलाया गया है राहुल ने कि क्रिप्टो ट्रेडर्स जो उनके मेन व्यूअर्स है यहाँ पे, जिनको प्रॉब्लम्स को दिखाने के लिए कि क्रिप्टो ट्रेडर्स को ये नोटिस क्यों इश्यू हो रहे हैं, बहुत नोटिस आ रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडर्स को, वो क्यों इश्यू हो रहे हैं। मेजर रीजन दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग है, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग है आपका, कि आपने क्रिप्टो में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग किया हुआ है। कुछ क्रिप्टो ट्रेडर्स ने अपनी रिटर्न में उसको दिखाया नहीं हुआ है, प्रॉफिट को डिफ्लेट किया हुआ है, परचेज कॉस्ट को इन्फ्लेट किया हुआ है, XYZ रीजन आप देखा। इसीलिए मेजर रीजन आपका क्या रहेगा, आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस एंड टर्नओवर इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। बट दोस्तों ये अकेला रीजन नहीं है, इसके अलावा कुछ और रीजन भी हो सकते हैं। लाइक आपने बहुत सारा कैश में ट्रांजेक्शन किया हुआ है, बहुत सारे से मतलब मेरा 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का है, राइट। इसके अलावा हो सकता है आपने प्रॉपर्टीज बहुत सेल परचेज किया हुआ है, आपने शेयर्स में बहुत ट्रेडिंग किया हुआ है। ये रीजंस भी हो सकते हैं जहां पे आपके ऑफिसर को, टैक्स ऑफिसर को डाउट होता है कि इस एसएससी को मुझे स्क्रूटनाइज करना चाहिए, राइट। दीज आर द बेसिक रीजंस ऑन विच ग्राउंड्स यू कैन बी सर्व विद द नोटिस अंडर सेक्शन 143(2). हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने 143(2) समझ लिया कि क्या होता है, क्रिप्टो ट्रेडर्स को वो क्यों आया, राइट। अब हमने 2 सवालों का जवाब हमने दे दिया जो राहुल जी ने मेरे से पूछे थे। अब आगे बढ़ते हैं। राहुल जी का मेरे पास एक सवाल और आया था कि सर ये 143(2) आने के बाद मेरा आगे क्या होगा, आगे क्या प्रोसेस होगा। अब आगे समझते हैं। पहले दोस्तों मैं एक बात बता दूंगा आपको आगे बढ़ने से पहले कि 143(2) का नोटिस आपको सिर्फ और सिर्फ 30 जून 2023 तक आ सकता है। आपने जो कमाया अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022, मैं रिपीट कर देता हूं, अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022, जिसकी रिटर्न आपने 31 जुलाई 2022 तक भर दी है,
उसका नोटिस सिर्फ और सिर्फ आपको 30 जून 2023 तक आ सकता है। इसके बाद आपको नोटिस नहीं आ सकता, इस सेक्शन में आपको नोटिस नहीं आ सकता। आप देखोगे मैंने रेड कलर में सर्व वर्क को मार्क किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? कई व्यूअर्स को डाउट भी लग रहा होगा सर ने ये रेड क्यों किया हुआ है। सर्व का मतलब ये है कि आपको 30 जून तक मिल गया है, वेदर ऑन योर ईमेल या आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे। असेसिंग ऑफिसर ये नहीं कर सकता कि 1 जुलाई को नोटिस इशू करे और 30 जून की उसके ऊपर डेट डाल दे। आप उसको चैलेंज कर सकते हो। 30 जून की रात को 11:59 तक आपको नोटिस आ सकता है। इसके बाद यू आर फ्री, आपको इस सेक्शन में नोटिस नहीं आ सकता। कुछ केसेस है जहां पे कुछ और सेक्शन है इनकम टैक्स का, आपको नोटिस आ सकता है, बट वो बहुत मेजर सेक्शन है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा उसके बारे में थोड़ा बहुत। हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपके पास हम केस लेके चलते हैं, यहां पे दो ही केस बनेंगे, या तो आपको नोटिस आएगा या आपको नोटिस नहीं आएगा। यदि आपको नोटिस आ गया है तो आपको कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है, मैं आगे बताऊंगा आपको, वो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं अपने पास। नहीं आया तो यू आर फ्री, एंजॉय। सो आपको बस यही मैंने स्लाइड में आपको बताया है कि यदि आपको नोटिस मिल गया है तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको बना के रखना है, नहीं तो आपको कुछ आगे रिक्वायरमेंट करने की नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। सो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, अब ये मैं मान के चल रहा हूं हमने 143(2) समझ लिया क्या होता है, हमने क्रिप्टो ट्रेडर्स के बारे में समझ लिया कि क्रिप्टो ट्रेडर्स को नोटिस क्यों आता है। हमने अब ये समझेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडर्स को ये मान के चल रहा है कि नोटिस आ गया है। उस नोटिस आने के बाद आपको बेसिक कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको सबसे पहले तैयार करने हैं। सबसे पहले आपको तैयार करना है जो आपने सेल और परचेज किया है क्रिप्टो के अंदर, उसकी सबकी एक्सचेंज की स्टेटमेंट निकाल के अपने पास रख लेनी है। वो आपको सबसे मेन काम आएगी सब्सटैंटिएट करने में आपका क्लेम कि मेरी क्या परचेज कॉस्ट है और क्या मेरी सेल प्राइस है, राइट। अब कुछ केस में क्या होता है कि आपने परचेज की हुई है पिछले साल में, मतलब आपने बेचा उसको अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 में, और आपने उसको परचेज किया पिछले साल में, मतलब अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 या उससे भी पहले। हो सकता है ना कि आपने बहुत पहले परचेज किया हो और लेकिन बेचा आपने अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 में। सो दोस्तों इस केस में ऐसा नहीं है कि ऑफिसर आपसे पुरानी डेट की परचेज कॉस्ट नहीं मांग सकता। ही इज एम्पावर्ड। सेक्शन 143(2) के अंदर वो एम्पावर्ड है कि वो आपसे पुरानी डिटेल मांग सकता है। सो आप अपनी परचेज कॉस्ट और सेल कॉस्ट वो कंप्लीट आपको अपने कोर्स में निकाल के रखनी है। सिर्फ और सिर्फ जो आइटम आपने सेल की है उसके रिगार्डिंग की परचेज कॉस्ट, राइट। यदि आपने कोई पिछले सालों में सेल किया उसका कोई रिकॉर्ड आपको मेंटेन नहीं करना है। जो सेल आपने अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 में की है उसकी परचेज कॉस्ट आपको निकाल के सिस्टम में रखनी है। इसलिए मैंने मेंशन किया सेकंड पॉइंट में, इफ एनी क्रिप्टो इज परचेज इन द प्रीवियस ईयर देन परचेज रिकॉर्ड्स ऑफ प्रीवियस ईयर इज टू बी मेंटेन्ड। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट लिखता है हमारा कि आपको अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 की आपको स्टेटमेंट निकाल के रखनी है। केस आपका किस साल से बिलोंग करता है? अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 का, तो कुछ आपको लेकर रखनी पड़ेगी। जितने भी आपके बैंक अकाउंट है आपको कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट लेके अपने पास रिकॉर्ड में रख लेनी है। सेकेंडली मैं आपको एड ऑन करूंगा यहां पे, कई बार क्या होता है आपके ज्वाइंट अकाउंट होते हैं, राइट। उस ज्वाइंट अकाउंट में यदि आप फर्स्ट होल्डर हो तब भी आपको अपने पास यहां पे लेकर रखना है। यदि आप ज्वाइंट होल्डर आपका सेकंड नेम है तो आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हो, राइट। आई थिंक यहां पे क्लियर है। जितने भी आपको बैंक अकाउंट है आपको सब लेके रखने हैं। बट आपने प्रीवियस स्लाइड से हमने डिस्कस किया कि क्रिप्टो ट्रेडिंग ही अकेला आपका केस नहीं हो सकता है। चाहे आपका केस रीजंस कुछ भी हो, आपको कंप्लीट इनकम के प्रूफ्स भी निकाल के रखने पड़ेंगे, बिकॉज ये जो सेक्शन है ये कंप्लीट स्क्रूटनी की बात करता है। आपकी सब इनकम चेक होंगे। आपने क्रिप्टो के अलावा आपका सैलरी इनकम आता है, आपका बिजनेस इनकम आता है, आपका शेयर्स का इनकम आता है, आपका म्यूचुअल फंड का इनकम आता है, आपका एग्रीकल्चर इनकम आता है, आपका डिविडेंड इनकम आता है, आपका गैम्बलिंग इनकम आता है, ऑनलाइन बैटिंग करते हो उसका एनी इनकम, वो सब इनकम आपका स्क्रूटनाइज होगा। सो एक बार आपको नोटिस इशू हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्रिप्टो का ट्रेडिंग देना है। जब क्रिप्टो ट्रेडर हो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्रिप्टो के बारे में बताना है, आपको कंप्लीट डिटेल आपको शेयर करनी पड़ेगी, राइट। सो हमने समझ लिया कि अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब क्या होगा आपके पास, हम मान के चलते हैं आप क्रिप्टो ट्रेडर हो, उसके बाद आपके पास पहला नोटिस आया 143(2) का, और ये मान के चलते हो 30 जून तक पहले आपके पास आ गया, राइट। वो आपसे एक नॉर्मल जवाब मांगेगा, उसमें हमें ज्यादा नहीं देना, हमने जवाब दे दिया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 100% आपको एक नया नोटिस आएगा जो आएगा सेक्शन 142(1) के अंदर। अब
आप बोलोगे सर ये क्या नई चिड़िया आ गई, ये नई क्या परेशानी आ गई, एक सेक्शन तो खत्म नहीं हुआ दूसरा सेक्शन आ गया। राइट, ये सेक्शन में नोटिस आपको 100% आएगा। और ये है क्या, ये मैं आपको आगे बता रहा हूं। ये दोस्तों क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर की, आपके टैक्स ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। भाई आपको कैसे पता लगेगा मेरा टैक्स ऑफिसर मुझसे क्या चाहता है? आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना, आपको ऑफिसर आपसे क्या मांग रहा है। सो 142(1) एक ऐसा नोटिस है जिस नोटिस में वो आपको बताएगा कि मुझे ये पॉइंटर्स चाहिए। हो सकता है वो आपको 10 पॉइंट आपसे मांगे, हो सकता है 15 पॉइंट मांगे, जो उसकी मर्जी होगी। लाइक वो बोलेगा कि मुझे आप अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए, आप मुझे अपनी सेल्स के बारे में बताइए, आप अपनी परचेजेस के बारे में बताइए, आप मुझे ये स्टेटमेंट दीजिए, आप मुझे वो स्टेटमेंट दीजिए। सो वो आपसे एक कंप्लीट क्वेश्चनर आपसे मांगेगा। क्वेश्चनर का मतलब अपनी उसको रिक्वायरमेंट आपसे मांगेगा। राइट, और ये दोस्तों रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिक्ट आपको फॉलो करनी है। लेट्स से उसने एक नोटिस इशू किया, एग्जांपल 1 जुलाई 2023 को, अभी तो नहीं आएगा, आपको आगे ही आएगा। 1 जुलाई 2023 को उसने नोटिस इशू किया और उसने आपको टाइम दिया 20 दिन का रिप्लाई देने के लिए, मतलब 20 जुलाई 2023। राइट, सो आपको 142(1) का जो जवाब देना है वो आपको 20 दिन में देना पड़ेगा। आपको उसको जवाब आपको ऑफिस को बताना पड़ेगा कि सर मेरे पास ये जवाब है, मैं आपको दे रहा हूं। यदि आपने उसको इग्नोर कर दिया कि नहीं यार ऑफिसर क्या कर लेगा, मेरे को जानता थोड़ी है कहां मैं बैठा हूं, कहां मेरा ऑफिसर बैठा, सर आपने मेरे को पहले तो बताया था, वो जानता ही नहीं मैं कहां बैठा हूं, ऐसा नहीं होगा सर। आपको 10,000 की नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी ईच नोटिस के ऊपर आपको देनी पड़ेगी, हर नोटिस पर आपको देनी पड़ेगी आपको। सो ये बड़ा क्रूशियली आपको देखना है कि जैसे ही आपको 142(1) का नोटिस आता है, बी रेडी फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। उस डॉक्यूमेंट्स को बना के आपको ड्यू टाइम में, जो टाइम आपको दिया हुआ है उसमें आपको जवाब सबमिट करना है। एक ऑप्शन होता है कि आप बिजी हो, नहीं दे पा रहे हो, डॉक्यूमेंट्स मिलने में टाइम लग रहा है, सो आप ऑफिसर को एडजॉर्नमेंट फाइल कर सकते हो, बट आपको कंप्लायंस उसका पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। राइट, सो हमने समझ लिया कि क्या 143 नोटिस कैसे आएगा, उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन हमने रखने हैं और कैसे कैसे 142(1) आएगा। हो सकता है कि आपने जवाब दिया ऑफिसर को, फिर कोई रिक्वायरमेंट आ जाए, फिर कोई मन में डाउट्स आ जाए, तो वो दोबारा एक 142(1) देगा आपको। उसके बाद वो फिर आप जवाब दोगे, फिर दोबारा वो पूछेगा आपसे। तो इस तरह से हो सकता है कि वो प्रोसेस चलता रहे जब तक ऑफिसर अपना कंप्लीट असेसमेंट, कंप्लीट अपना केस तैयार नहीं कर लेता है। राइट, सो इस स्लाइड में हमने यही बताया है कि ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द टैक्स ऑफिसर इज सेटिस्फाइड। भाई सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, या तो उसको लगेगा सब कुछ ठीक हो गया है। राइट, सो जब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा 142(1) का आपके पास आने का, वो डॉक्यूमेंट मांगता रहेगा आपको, आप सर लीगली बाउंड हो उसको जो रिक्वायरमेंट मांगता है आपको उसको देने के लिए। राइट, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब सर हम ये केस लेते हैं, आपके पास सबसे पहले क्या आया, क्रिप्टो ट्रेडर हो आप, 143(2) का आपको नोटिस आ गया, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार कर लिया, फिर आपके पास 142(1) का एक नोटिस आ गया जिसपे उसने आपसे डिटेल्स मांगी। होपफुली हमें मान के चलते हैं आपने कोई एक ट्रस्टेड, आपने अपना कंसल्टेंट हायर किया जिसके बेस के ऊपर आपने वो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दिए। उसके बाद आपने, अब एंड में क्या होगा, सर मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसने मांगे मैंने सबमिट कर दिए, अब एंड में क्या होगा, भाई दो ही केस बनते हैं, या तो आपका ऑफिसर सेटिस्फाइड हो गया कि जो आपने दिया वो सही है, या ऑफिसर को लगा नहीं कुछ गड़बड़ है। हम पहला केस लेते हैं कि ऑफिसर को ये लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है आपने जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया है। उस केस में क्या होगा, सर यहां पे थोड़ा सा मैंने जानबूझ के सिंबल बनाया हुआ है, यहां पे आपके लिए डेंजर जोन है। यहां पे बस आपने कैसे रिटर्न आपका फाइल किया है, क्या आपने सब कुछ तरीके से डिटेल फाइल की है। तीसरा, आपका जो कंसल्टेंट है जिसने आपको हायर किया है वो कैसे केस को रिप्रेजेंट करता है। यदि वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, हम ये चलते सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो सर आपके लिए फिर खतरा है। क्या खतरा है, क्या प्रोसेस आगे होगा, वो आपको एक शो कॉज नोटिस देगा। शो कॉज नोटिस का मतलब क्या होता है, एक आपको ड्राफ्ट ऑर्डर बना के देगा। वो ये बताएगा कि सर आपने मुझे ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए, मुझे लगा ये इसमें प्रॉब्लम है और ये आइटम्स हैं जो मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं, तो इस आइटम पे आपको और टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो वो शो कॉज नोटिस आपको बना के देगा। अब इसमें इस पॉइंट के ऊपर भी डिस्कस करूंगा आपसे नेक्स्ट स्लाइड में, अभी आप इस पॉइंट पे इग्नोर कर दीजिए। ये आपको एक शो कॉज नोटिस बना के देगा। अब यहां पे थे हम, या तो ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होगा, और दूसरा केस बनता है आपका ऑफिसर आपसे जो मांगा आपने सेटिस्फाई हो गया, फिर आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। फिर आपने जो आपको सिंपल आपको एक नील का ऑर्डर बना के दे देगा, आपको आगे कोई भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट, अब हमारे सामने एक केस ये आता है कि जो आपका ऑफिसर है जो सेटिस्फाइड नहीं हुआ,
कुछ प्रॉब्लम्स थी आपकी फाइल में और ढंग से आपका कोई भी आप खुद कर रहे हो या कोई भी आपका कंसल्टेंट नहीं समझा पाया है, तो वो आपके पास शो कॉज नोटिस आ चुका है, राइट। शो कॉज नोटिस आने के बाद फिर भी एक होप होती है, फिर भी एक तरीका होता है, एक होप होती है। यदि आप तरीके से केस को डील करते हो, आप अच्छे से उसको समझ पा रहे हो लॉ की इंटरप्रिटेशन को, तो आप क्या कर सकते हो? तो आपको शो कॉज नोटिस का एक रिप्लाई बनाना पड़ेगा। जो आइटम उसने एग्री नहीं की है या जिस आइटम पे वो डिसएग्री है, उस आइटम का आपको पॉइंट वाइज रिप्लाई बनाना पड़ेगा। सर, आप जिस पॉइंट पे डिसएग्री है, मेरे पास उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये हैं, राइट। आपने डॉक्यूमेंट, लेट्स से आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ऑफिस को लगता है नहीं नहीं, मैंने शो कॉज नोटिस गलत दे दिया था। हो सकता है कि केस में हुआ है, हमारे साथ में कुछ केस में शो कॉज नोटिस इशू हुआ, डॉक्यूमेंट्स हमने और सबमिट किए, तो ऑफिस को लगा नहीं हमसे कुछ गलती हो गई है और ये हम सेटिस्फाइड है, और सेटिस्फाई होने के बाद वो आपको एक नील का ऑर्डर दे देगा, राइट। बट इन केस शो कॉज नोटिस पे आपने जो रिप्लाई सबमिट किया उस पर भी ऑफिसर यदि सेटिस्फाइड नहीं हुआ, सो वी कांट डू एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। सो आपका जो उसको लगता है वो डिमांड वो निकालेगा आपको, प्लस एक पेनल्टी। आपको ऐसा नहीं है सिर्फ आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स के साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ सेक्शन इन इनकम टैक्स कि आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। वो ये मानते हैं कि आपने वो इनकम छुपाई थी अपनी, राइट, और वो छुपाने की वजह से आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। दैट में रेंज फ्रॉम 50% ऑफ टैक्सेस टू 200% ऑफ योर टैक्सेस एज पर द ऑफिस डिस्क्रिप्शन एंड द अदर सेक्शंस। सब ये मान के चलना मिनिमम 50% और मैक्सिमम 200% तक की पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। ऑल्दो ये फाइनल ऑर्डर नहीं होता है, इसको आप फर्दर अपील कर सकते हो सर, लेकिन बहुत कॉस्टली अफेयर्स है। मतलब आप समझो, हमें अपील में जा सकते हैं, ITAT ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बट टू कॉस्टली। सो आई वुड रिकमेंड कि जो भी नोटिस आया है, पहली बात तो इस पर वरी नहीं करना, आपको टेंशन नहीं लेनी है। यदि आपने सब कुछ अपनी रिटर्न में दिखा रखा है, आपने सब कुछ अच्छे से शो कर रखा है, सो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है और जो ऑफिसर पूछता है उनका आपस में कोरिलेशन अच्छे से बनाना है, उस कोरिलेशन को बना के अच्छे से उसको समझाना है। यदि हमने समझा दिया, सो ये केस आपका यहीं पे सेटिस्फाई। बल्कि मैं बात करूं, इससे पहले वाली साइड में हम जाएंगे, आपका केस यहीं पे क्लोज हो जाएगा। आपको इससे आगे बढ़ने, आपको शो कॉज नोटिस तक भी नहीं आएगा, आपका केस यहीं पे क्लोज हो जाएगा। सो मेन आपको क्या करना है कि जो ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है उसको विद इन द लॉ आपको ऑफिसर को सबमिट करना है अच्छे से, ताकि ऑफिस को समझ में आ जाए और ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, ताकि आपको नील का ऑर्डर पास हो जाए। वंस शो कॉज नोटिस हैज बीन इशूड, सो दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम टू यू सर। सो आपका डिमांड रेज हो सकती है उस केस में, और आपको पेनल्टी भी बियर करनी पड़ सकती है। दैट विल कॉस्ट यू फाइनेंशियली एज वेल एज मेंटली, बिकॉज इतना आसान नहीं होता है। जब डिमांड सामने आएगी तो आपको मेंटली भी परेशान करेगा। सो आई वोंट रिकमेंड कि आप इस लेवल पे जाओ, बिकॉज ये लेवल बहुत लंबा हो जाएगा। सो विद दिस वर्ड्स, राहुल, आई वुड लाइक टू थैंक्स कि आपने मुझे बुलाया और अपने व्यूअर्स के लिए सब बोला। थैंक्स प्रिंस जी, आपसे रिक्वेस्ट की और आप आए इतने शॉर्ट नोटिस पे। क्रिप्टो के काफ़ी बंदों को, हमारे क्लाइंट्स को भी नोटिस आए हुए हैं, और आप भी अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे चेक कर लीजिए। हो सकता है ईमेल आईडी किसी और की रजिस्टर्ड हो और आपके पास ना पहुंचे वो नोटिस। आप उसमें लॉगिन कीजिए अपने इनकम टैक्स के लॉगिन में, और वहां पे जाके सर्विसेज के जो टैब है वहां पे आपको ई प्रोसीडिंग्स के अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे आप अपने नोटिस चेक कर सकते हैं, या आप हमारे स्टाफ की मदद भी ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टाफ का नंबर डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.